ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम होगी उसकी ये आपकी पहली क्लास होगी और इसमें हम एक जो है वो जिससे स्टार्ट लेंगे वो होगी आपकी एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, यानी कि जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगी एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि जो भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे, ठीक है, यानी कि जिससे हम मेनली स्टार्ट लेंगे वो होगी आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जितने भी आपके ग्लैंड्स होते हैं उनकी हम एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी को डिटेल से पढ़ेंगे। आपकी एम्ब्रियोलॉजी की पढ़ेंगे, फिर उसकी एनाटॉमी को पढ़ेंगे हर एक ग्लैंड की, और उसकी जितने भी एनोमलीज आती हैं, एक बच्चे के अंदर क्या क्या एनोमलीज आती हैं उनको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ठीक है, आपके एक तरह से जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर जो पहला ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे, जिस पहले ग्लैंड की हम एक तरह से एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और उसकी जो आपकी एनोमलीज को डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा होगा? वो होगा आपका एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के जो आपका एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसकी हम एक तरह से पहले आपकी एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले जो जिस चीज को अपने माइंड के अंदर रखना है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपके एक तरह से नर्वस सिस्टम के अंदर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहते हैं? आपने कहना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से हाइपोफाइजियल ग्लैंड। क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा क्या नाम है, तो आपने कहना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से हाइपोफाइजियल ग्लैंड। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से हाइपोफाइजियल ग्लैंड कहते हैं। और फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक तरह से मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि आपने कहना है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? आपने कहना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम आपका एक तरह से हाइपोफाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से हाइपोफाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं। या फिर आपने कहना है कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक तरह से मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि इसको हम एक तरह से मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मेनली जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं वो आपके हार्मोन्स इस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहना है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं या इसको हम एक तरह से मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं उनकी रिलीज को, उनकी सक्रीशन को एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपका बिग बॉस ऑफ द बॉडी किसको कहते हैं, यानी कि मतलब कि हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर बिग बॉस ऑफ द बॉडी यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा, मतलब कि एक ऐसा पार्ट है आपकी ब्रेन के अंदर, एक ऐसा पार्ट है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनको रिलीज तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका कौन सा ऐसा मेन ऑर्गन है आपके ब्रेन के अंदर, ऐसा कौन सा पार्ट है आपके ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसको बिग बॉस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो आपने कहना जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, यानी कि जो आपके एक तरह से हाइपोथैलेमस होता है, ये आपका हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसी वजह से हम इसको बिग बॉस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। अभी तक आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइजियल ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, जबकि जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। तो इसी वजह से हम आपके हाइपोथैलेमस को आपका बिग बॉस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी नोट करना है। फिर आगे आते हैं, फिर आपने कहना है कि जो आपका एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये इसका साइज क्या होता है, मतलब कि इसका क्या साइज है, तो आपने कहना है कि इसका जो साइज होता है वो तकरीबन आपका पी साइज ग्लैंड होता है, यानी कि इतना जो आपका पी साइज ग्लैंड होता है, यानी कि जो मटर का दाना होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मटर का दाना होता है उस मटर के दाने जितना आपका इसका साइज होता है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर होता है, लेकिन इस बेचारे का जो खुद का साइज है वो तकरीबन एक मटर के दाने के बराबर है, यानी कि पी साइज ग्लैंड है। यानी कि खुदा की एक, अल्लाह ताला की एक नेचर है, अल्लाह ताला का मतलब एक करिश्मा है कि उसने हमारी जो बॉडी है, स्पेशली हमारा जो ब्रेन है, इसके अंदर एक मटर के साइज का एक ग्लैंड बनाया है, और वो जो ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स के थ्रू क्या कर रहा है, हमारी डिफरेंट बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है।
तो आपने कहना कि ये क्या है, ये आपके एक तरह से पी साइज ग्लैंड होता है। फिर आगे आते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको हम हाइपोफाइजियल ग्लैंड कहते हैं, इसकी प्रॉपर लोकेशन क्या है। तो आपने कहना कि हमारी जो स्कल होती है, ठीक है, यानी कि हमारी जो खोपड़ी होती है, हमारी जो स्कल होती है, इसके अंदर डिफरेंट बोन्स होती हैं, ठीक है, हमारी जो स्कल होती है इसके अंदर डिफरेंट बोन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हमारी टेम्पोरल बोन होती है, हमारी फ्रंटल बोन होती है, हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है, ऐसा ही है ना। तो सेम इसी तरह हमारी जो स्कल है इसके अंदर एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं सफिनोइड बोन। कौन सी, हमारी एक सफिनोइड बोन होती है, और उस सफिनोइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन होती है, ठीक है, सफिनोइड बोन होती है, और उस सफिनोइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं सीला टर्सिका। तो सीला टर्सिका के अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है, यानी कि आपने कहना है आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इट लाइज इन अ डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि इट लाइज इन अ डिप्रेशन, यानी कि एक ये मतलब उस डिप्रेशन में पड़ा होता है। कौन से डिप्रेशन में, अब ये डिप्रेशन कहाँ पे होती है कि आपने कहना है कि प्रेजेंट इन द सफिनोइड बोन, यानी कि जो आपकी एक तरह से सफिनोइड बोन होती है, ठीक है, यानी कि जो सफिनोइड बोन, यानी कि जो आपके ब्रेन के अंदर स्पेशली जो आपका जो फ्रंट ब्रेन होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो फोर ब्रेन होता है, इसके अंदर क्या होती है कि एक हड्डी होती है, एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं सफिनोइड बोन। उस सफिनोइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन होती है, ठीक है, उस डिप्रेशन विच इज नोन है, ठीक है, उस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, उस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं आपका एक तरह से सीला टर्सिका। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं आपका सीला टर्सिका कहते हैं। तो इस सीला टर्सिका के अंदर आपका क्या पड़ा होता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। तो आपने कहना कि हमारी जो स्कल होती है इसके अंदर एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं स्फिनोइड बोन। उस स्फिनोइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से सीला टर्सिका। उस डिप्रेशन को कहते हैं सीला टर्सिका। तो उसके अंदर आपका जो होता है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि ये आपका, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि ये आपकी एक बोन है, ठीक है, यानी कि ये जो आपकी स्कल के अंदर एक बोन है। अब इस बोन के अंदर क्या है कि ये एक डिप्रेशन है, ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या थी, ये आपकी स्फिनोइड बोन थी। अब इस स्फिनोइड बोन के अंदर क्या थी, ये एक डिप्रेशन थी, ठीक है। अब इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, इस डिप्रेशन को कहते हैं सीला टर्सिका। क्या कहते हैं, आपने कहना इस डिप्रेशन को कहते हैं सीला टर्सिका कहते हैं। अब ये जो सीला टर्सिका होता है इसके अंदर आपका एक बाइलोब्ड ग्लैंड पड़ा होता है, यानी कि एक मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी पड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये इस तरह का आपका एक तरह से ग्लैंड पड़ा होता है। तो ऊपर से इसको जो है वो कंट्रोल कर होता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, यानी कि इस तरह होता है। अभी हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आपका क्या होता है कि इस सीला टर्सिका के अंदर जो स्फिनोइड बोन होती है इसके अंदर आपका क्या पड़ा होता है, इसके अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है। तो यहां तक आपने लाजमी याद रखना है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, यानी कि हमने अभी तक इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात किया, हमने अभी तक इसकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में नहीं बात किया, इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की। हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको मेनली पता होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं या कुछ इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं इसको रेज करता हूँ और फिर इसके बारे में जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या सीन होता है। अब मतलब कि अब हम आते हैं और मजीद इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर और क्या चीजें आती हैं। अब इसको मतलब कि जिस तरह इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कुछ चीजें डिस्कस की और आई होप सो कि आपको उसकी समझ भी आ चुकी होगी। अब इसके अंदर आते हैं, उसको मजीद देखते हैं कि आपने कहना कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके लोब्स कितने होते हैं, यानी कि लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसकी कौन कौन से लोब्स होते हैं। अभी तक मैं इसके बारे में आपकी बुक के ऊपर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है ना, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसकी एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी और है, मतलब कि आपकी बुक के ऊपर ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई, लेकिन पहले मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो आपकी बुक के अलावा जो चीजें हैं उसको हम देखेंगे। तो इसके अभी जो डिस्कस करते हैं वो होता है आपके लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसके कितने लोब्स होते हैं। देखो आपको पता है कि आपका क्या होता है कि सबसे ऊपर आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। अब ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है
इसके नीचे क्या पड़ा होता है, इस हाइपोथैलेमस के नीचे आपका जनाब एक तरह से जो एक ग्लैंड पड़ा होता है जिसको हम हाइपोफाइजियल ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका क्या होता है कि हमने नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा भी था कि ऊपर क्या होता है कि आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस होता है, कौन सा आपने कहना कि आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस होता है। इस हाइपोथैलेमस के नीचे क्या पड़ा होता है, इस हाइपोथैलेमस के नीचे जो कनेक्टेड ग्लैंड होता है, यानी कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपका हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अब ऊपर जो है वो आपका बिग बॉस ऑफ द बॉडी है, ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस है जिसको हम बिग बॉस ऑफ द बॉडी कहते हैं, जो कि आपके मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी यानी कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फंक्शंस को एक तरह से रेगुलेट कर रहा होता है। अब इसका यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इसके दो लोब्स होते हैं, इसके मेनली क्या होते हैं, दो लोब होते हैं। एक को हम कहते हैं आपका पोस्टीरियर लोब, यानी कि एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं आपका एक तरह से पोस्टीरियर लोब कहते हैं, ठीक है। और एक लोब जो आगे होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक तरह से एंटीरियर लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से एंटीरियर लोब कहते हैं। अब ये जो आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो आपका एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन दोनों के दरमियान ये एक सिपरेशन होती है, यानी कि इन दोनों के दरमियान ये मैंने बनाई है, ये एक सिपरेशन होती है, यानी कि एक जो होता है एक लोब होता है, ठीक है, एक मतलब कि एक इंटरमीडिएट लोब होता है, यानी कि इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, जो दरमियान में होता है। तो आपकी जो पोस्टीरियर लोब होती है और जो आपका एक तरह से एंटीरियर लोब होता है, इसके दरमियान एक मतलब के एक इंटरमीडिएट लोब होती है, यानी कि इन दोनों के दरमियान एक लोब होती है। उस लोब को हम क्या कहते हैं, उस लोब को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। हम उसको क्या कहते हैं, आपने कहना कि उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। क्या कहते हैं, आपके एक तरह से पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। अब ये जो पार्स इंटरमीडिया होता है इसको हम इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जो पार्स इंटरमीडिया है, पार्स इंटरमीडिया क्या है, पार्स इंटरमीडिया जो होता है ये आपका एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को सेपरेट कर रहा होता है, अलग अलग कर रहा होता है। अब जो पार्स इंटरमीडिया होता है इसको हम इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये चीजें समझनी है कि आपका मतलब कि अगर आपसे एक ओवरव्यू पूछा जाए कि लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो आप इस जो है वो डायग्राम से उसको समझा सकते हो। अब यानी कि आपने कहना है कि जो लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं इसकी मेनली दो लोब्स होते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स की मेनली जो होती है वो दो लोब्स होते हैं। कौन कौन से, आपने कहना है कि एक इसका क्या होता है, एक इसका एक तरह से एंटीरियर लोब होता है, कौन सा, एक तरह से एंटीरियर लोब होता है। अब ये जो आपका एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपने कहना है जो आपका एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब आपको पता है कि यानी कि हम आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइजियल ग्लैंड भी कह रहे थे, तो जो आपका एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी कि एडिनो क्या है, यानी कि आगे वाला आपका एक तरह से हाइपोफाइजियल ग्लैंड। अब ये जो आपका एंटीरियर लोब ये जिसको एक तरह से मतलब कि हम एडिनो हाइपोफाइजियल ग्लैंड कहते हैं ना, इसके आपने कहना है कि ये आपका कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यानी कि इसकी एम्ब्रियोलॉजी के लिहाज से हम देखा जाए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। देखो मैं सिंपल एक आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यानी कि कौन सी आपकी लेयर से ओरिजिनेट होता है, तो आपने सिंपली कहना है कि जो आपकी एक्टोडर्म होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी एक तरह से एक्टोडर्म होती है ना, ठीक है, उस एक्टोडर्म से आपका एक तरह से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। यानी कि जिस तरह आपको पता है कि हमारी एपिडर्म होती है, ठीक है, एक तरह से आपकी एक तरह से सॉरी आपकी एक्टोडर्म होती है, फिर आपकी एक तरह से जो है वो मीजोडर्म होती है, ठीक है, फिर आपकी एंडोडर्म होती है, ठीक है, यानी कि तीन लेयर्स होती है ना। आपकी एक तरह से सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, फिर दरमियान वाली को आपकी एक तरह से मीजोडर्म, और जो अंदर होती है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। अगर आपसे कोई सिंपली ये पूछ ले कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कौन सी लेयर से ओरिजिनेट होता है, तो आपने कहना कि जो आपकी एक्टोडर्म होती है उस एक्टोडर्म से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह से ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम मतलब कि ये आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं कि आपने कहना कि जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, यानी कि जो आपका एक तरह से एडिनो हाइपोफाइसिस होता है वो आपके एक्टोडर्म की, यानी कि जो एक्टोडर्म होती है इसकी कौन सी सरफेस से, इसकी कौन से पार्ट से ओरिजिनेट होता है, तो आपने कहना जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है ये आपकी जो सरफेस एक्टोडर्म होती है, ठीक है, यानी कि कौन सी, जो सरफेस एक्टोडर्म होती है उस सरफेस एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा होता है। या हम इसको कहते हैं कि आपकी एक जो ओरल एक्टोडर्म होती है उस ओरल एक्टोडर्म से आपका ओरिजिनेट हो रहा होता है।
यानी कि आपने कहना है एडिनो हाइपोफाइसिस जो होती है, ये आपकी जो सरफेस एक्टोडर्म या आपकी जो ओरल एक्टोडर्म होती है उससे ओरिजिनेट हो रहा होता है। अब एग्जैक्टली इसमें क्या होता है कि जो आपकी एक तरह से ओरल एक्टोडर्म होती है ना, अभी इस बात को समझना है, फिर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अभी आपने ओवरव्यू जो है इसका समझ लेना है। यानी कि जो सरफेस एक्टोडर्म जो ओरल एक्टोडर्म होती है ना, ये आपकी क्या होते हैं कि ये एक पाउच बनाती हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी ओरल एक्टोडर्म जो होती है, ये एक पाउच बनाती है। उस पाउच को हम कहते हैं आपकी रथ के पाउच, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक तरह से रथ के पाउच कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसको रथ के पाउच कहते हैं। अब ये जो रथ के पाउच होता है ना, जो आपकी एक तरह से ओरल एक्टोडर्म या सरफेस एक्टोडर्म से बनती है, इसकी आगे दो लोब्स होती हैं, ठीक है। यानी कि इससे क्या होता है कि इससे आगे मजीद दो लोब्स होती हैं। अब वो लोब्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि आपकी इसकी जो होती है वो एक तरह से जो रथ के पाउच होता है, इसके दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ओरल एक्टोडर्म होती है वो एक रथ के पाउच बनाती है। अब इस रथ के पाउच के क्या होते हैं कि आगे जो होती हैं वो एक तरह से दो पोर्शंस होते हैं। इस रथ के पाउच के एक एंटीरियर पोर्शन होता है, यानी कि इसका क्या होता है कि आपने कहना कि इसका एक एंटीरियर पोर्शन होता है, और एक इसका क्या होता है कि एक इसका जो होता है वो पोस्टीरियर पोर्शन होता है। यानी कि एक इसका एंटीरियर पोर्शन होगा और एक इसका क्या होगा, एक इसका पोस्टीरियर पोर्शन होगा। अब ये जो आपका एंटीरियर पोर्शन होता है ना रथ के पाउच का, इस एंटीरियर पोर्शन से क्या बनता है, इस एंटीरियर पोर्शन से आपने कहना है कि जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। यानी कि जो आपका एक तरह से एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बनता है, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है कि जो ओरल एक्टोडर्म है, यानी कि ब्रैकेट में उसमें लिखा हुआ कि रथ के पाउच होता है, ठीक है, उससे बनता है। फिर उसने जो होता है वो आपके जो इंटरमीडिएट लोब होती है उसको भी इधर ही डाल दिया है, लेकिन उसने मतलब कि आपको समझाया नहीं है कि इसका प्रॉपर मतलब क्या होता है। तो आपने कहना है कि यार जो हमारी जो ओरल एक्टोडर्म होती है ना, ठीक है, वो बनाती है आपकी रथ के पाउच। अब ये जो रथ के पाउच होती है, इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक इसका एंटीरियर पोर्शन होता है और एक इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है। जो एंटीरियर पोर्शन होता है रथ के पाउच का, उससे आपका एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। जबकि जो रथ के पाउच का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, यानी कि जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, इससे क्या बनता है, इससे आपका पार्स इंटरमीडिया बनता है। क्या बनता है, इससे जो आपका पार्स इंटरमीडिया होता है, यानी कि जो इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बनती है, ठीक है। यानी कि जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ रथ के पाउच होता है, इससे आपका जो होता है वो पार्स इंटरमीडिया, यानी कि जो आपकी पोस्ट, यानी कि जो एक तरह से इंटरमीडिएट वाली जो इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बनती है, ठीक है। तो ये आपने समझना है। अब ये जो आपकी मतलब कि जो आपकी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, यानी कि जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रथ के पाउच से जो आपकी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये क्या बनाती है, ये आपकी मतलब कि बॉडी के अंदर जो होता है वो कुछ हार्मोन्स बनाती है। अब वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, आपने कहना है कि आपका जो एक तरह से एफएसएच बनाती है, यानी कि जो आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो बनाता है। अब ये जो एफएसएच होता है ना, ये फीमेल के अंदर जो फोलिकल्स होती हैं उन फोलिकल्स को मैच्योर करता है, उन फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। मतलब एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो आपका एफएसएच और एलएच हार्मोन होते हैं इसको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका एफएसएच और एलएच हार्मोन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। अब एफएसएच का काम क्या होता है, ये फीमेल के अंदर जो फोलिकल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है। एलएच क्या करवाता है, ये ओव्यूलेशन करवाता है, यानी कि जो मतलब कि प्राइमरी फोलिकल्स होती है उससे जो होता है मतलब जो ग्रेफिन फोलिकल्स होती है उससे जो ओवम होता है उसको मैच्योर करता है, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एफएसएच और एलएच को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये आपके जो होते हैं एफएस जो होते हैं ये फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जबकि जो एलएच होता है ये ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि जो आपका इंटीरियर लोब होता है ये आपका एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं टीएसएच, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये आपकी बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन होते हैं, जो T3 और T4 हार्मोन होते हैं वो बनाता है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जो होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी ग्रोथ कर रहा होता है, स्पेशली जो बच्चे के अंदर जो होता है वो बोन्स की ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन बनाता है। फिर इसके अलावा आपने कहना कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है, यानी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट प्लस उसके जो मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है वो कौन सा होता है, वो आपने कहना प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपका आपके एसीटीएच होता है, यानी कि जो आपके स्टीरॉइड्स हार्मोन होते हैं, यानी कि जो स्टीरॉइड्स हार्मोन जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर मेनली जो स्टीरॉइड्स हार्मोन होते हैं, जो आपके एड्रीनल ग्लैंड यानी कि जो आपकी सुप्रा रीनल ग्लैंड होते हैं, जो जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, वहां से आपको पता है कि आपके स्टीरॉइड्स हार्मोन बनते हैं।
तो वो आपके एसीटीएच की मदद से बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और आता है जिसको हम कहते हैं बीटा इंडोर्फिन। तो इस बीटा इंडोर्फिन को हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो आपके ये जो मैंने आपको हार्मोन लिखवाए हैं, आपके FSH LH, ये सारे कहाँ से आते हैं? ये आपने कहना कि जो आपकी एक तरह से मतलब कि इंटरमीडिएट लोब होता है वहां से आते हैं। इसके अलावा जो डोपामीन होता है, डोपामीन भी आपकी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो ये आपने इसके अंदर लिखना है। अब ये जो आपका पार्स इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, यानी कि जो इंटरमीडिएट लोब होती है, आपने याद रखना है कि जो आपकी सरफेस एक्टोडर्म होती है, ठीक है, आपकी जो ओरल एक्टोडर्म होती है, सरफेस एक्टोडर्म होती है, उससे आपका एंटीरियर लोब भी बनता है और उससे आपका पार्स इंटरमीडिया भी बनता है। तो इसलिए बहुत सारे जो आपके डॉक्टर होते हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार जो आपकी एक तरह से आपकी क्या होती है कि जो आपकी क्या होती है कि आपकी जो इंटरमीडिएट लोब होती है, यानी कि जो आपकी इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और आपका जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो आपके ओरल एक्टोडर्म से ही बन रहा होता है, या वो सिंपली ये कहते हैं कि वो आपके रक्त के पाउच से ही बन रहा होता है। तो आपने याद रखना है कि जो आपके रक्त के पाउच होता है, वो आपकी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो आपका इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उस दोनों को बना रहा होता है, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। अब ये जो आपके इंटरमीडिएट लोब होता है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट लोब जो होता है, ये क्या करता है? ये हमारे पास एक हार्मोन को सक्रीट करवाता है, ठीक है, यानी कि ये जो आपका क्या करता है, ये एक हार्मोन को सक्रीट करता है, जिसको हम कहते हैं आपका मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि MSH बनाता है। यानी कि जो इंटरमीडिएट लोब होता है, ये आपका एक तरह से MSH बनाता है। अब ये जो MSH होता है, ये क्या करता है? हमारी स्किन की तरफ आता है, और हमारी स्किन के अंदर जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, कौन से? जो हमारे मिलेनोसाइट्स होते हैं, उन मिलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। जब ये मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं? जो हमारी स्किन होती है उसको ब्लैक पिगमेंटेशन देते हैं, ठीक है, यानी कि उसको क्या करते हैं? उसको ब्लैक पिगमेंटेशन, यानी कि हमारी स्किन को ब्लैक बना देते हैं। आपको पता है ना कि अक्सर जो लोग होते हैं वो मतलब कि जो बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह लेते हैं, तो उन बहुत ज्यादा जो मतलब कि हम आगे जाके ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो लोग अक्सर बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह लेते हैं ना, तो उस टेंशन की वजह से आपका MSH बहुत ज्यादा रिलीज होता है। जब उनका MSH बहुत ज्यादा रिलीज होता है ना, तो वो हमारी स्किन के अंदर जो मिलेनोसाइट्स होते हैं उनको जाके स्टिमुलेट करता है। ये मिलेनोसाइट्स क्या करते हैं? हमारी स्किन को ब्लैक कर देते हैं। तो अक्सर जो लोग जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं वो अक्सर ब्लैक होते हैं। तो ये आपने कहना है कि जो पार्स इंटरमीडिएट होती है, जो इंटरमीडिएट लोब होती है, वो क्या करता है? वो हमारे पास एक आपका MSH रिलीज करता है, यानी कि जो आपका मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या जिसको मिलेनोट्रोपिन भी कहते हैं, ये रिलीज करता है। हमारी स्किन के अंदर जो मिलेनोसाइट्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जो हमारी स्किन को ब्लैक पिगमेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब इसके अलावा मतलब कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट होता है और बीटा सब यूनिट होता है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब आई होप सो कि आपको जो एक तरह से आपकी जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बारे में आपको कंप्लीट पता चल गया होगा कि आपकी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रॉपर क्या सीन हो रहा होता है। अब इसको मैं मतलब कि एक तरह से रेज करता हूँ, ठीक है। अगर आप में से किसी ने कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लें। इसको मैं रेज करता हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा जो है हम मजीद इसके पोस्टीरियर लोब को एक तरह से डिस्कस करते हैं। तो अब हम आते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपका जो एक तरह से जो पोस्टीरियर लोब वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिस तरह मैंने कहा था कि एक इसका एंटीरियर लोब होता है और एक इसका पोस्टीरियर लोब होता है। तो अब हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से पोस्टीरियर लोब, यानी कि आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसके पोस्टीरियर लोब को डिस्कस करेंगे, जो मतलब कि पहले मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपने कहना है कि यार जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका एक न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब पहले वाले को मैंने कहा था कि आपका एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, ठीक है, जो कि ओरल एक्टोडर्म से जो है वो बन रहा होता था। अब उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मैं कह रहा हूँ कि आपकी न्यूरो, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो बाद में आपको बताता हूँ। सिर्फ आपने कहना है कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपने याद रखना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। मतलब कि पहले मैंने आपको बता दिया कि ये आपके एक जो एक्टोडर्म होती है वहां से रिलीज होता है, वहां से आता है, वहां से बनता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ये एक्टोडर्म से भी कहाँ से बनता है? तो आपने कहना कि जो न्यूरो एक्टोडर्म होती है, ठीक है, यानी कि जो आपके एक से जो न्यूरो एक्टोडर्म होती है,
उस न्यूरो एक्टोडर्म से आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बनता है। अब ये जो आपके एक तरह से जो न्यूरो एक्टोडर्म होती है वो आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को एक तरह से रिलीज करता है। देखो, एक मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि आपके किसी भी ग्लैंड के अंदर एक जो आपका ट्रू ग्लैंड होता है, एक जो सही ग्लैंड होता है, जो मतलब कि एक सही ग्लैंड कहलवाने के काबिल होता है, उसके अंदर तीन एबिलिटी होनी चाहिए। वो ग्लैंड क्या करेगा, वो ग्लैंड किसी भी हार्मोन की सिंथेसिस करवाएगा, यानी कि उस ग्लैंड के अंदर उस ग्लैंड की मेनली तीन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। यानी कि किसी भी एक अच्छा जो ग्लैंड है, एक जो ट्रू ग्लैंड है, ठीक है, जो एक मतलब कि एक वाकई ही एक ग्लैंड जो है वो कहलवाने के काबिल है, उसके तीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। कौन कौन सी? वो ग्लैंड क्या करे, वो ग्लैंड आपके हार्मोन्स की सिंथेसिस भी करवाए, वो ग्लैंड फिर उस हार्मोन को सिंथेसिस करके उस हार्मोन को फिर जब वो स्टोर भी करे, क्या करे, एक तरह से वहां पे स्टोर भी करे, और वक्त आने पे उस हार्मोन को सक्रीट कर दे। ठीक है, वक्त आने पे उस हार्मोन को रिलीज कर दे, सक्रीट कर दे। यानी कि एक जो ग्लैंड है, जो एक ट्रू ग्लैंड है, उसके अंदर तीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वो क्या करे, वो एक हार्मोन को अपने अंदर सेंथिसाइज करे, उस हार्मोन की जो है वो एक तरह से प्रोडक्शन करवाए, फिर उस हार्मोन को अपने अंदर जब वो स्टोर करके रख ली, एक जमा करके रख ली, फिर वक्त आने पे जब हमारी बॉडी के अंदर उस हार्मोन की जरूरत होगी, उस हार्मोन को रिलीज कर दे, उस हार्मोन को हमारी बॉडी के अंदर सक्रीट कर दे। ये तीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आपके एक ग्लैंड के अंदर होनी चाहिए। तो जो आपका एंटीरियर लोब होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो तीनों काम करता है। यानी कि वो एक जो हार्मोन होते हैं उनको सिंथेसिस भी करता है, उनको फिर स्टोर भी करता है, और वक्त आने पर उसको रिलीज भी करता है। तो इस वजह से जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हम एक तरह से ट्रू ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन जो आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये क्या करता है, इसका ये सीन होता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस के अंदर जब वो हमने कुछ न्यूक्लियस पढ़े थे, हमने कुछ एरिया पढ़े थे, उस हाइपोथैलेमस में हमने देखा था कि यार हमारे पास जो होते हैं वो दो आपके न्यूक्लियस होते हैं। कौन कौन से? हमने कहा था कि हमारे पास होता है आपका सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस। कौन सा? आपका एक तरह से सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी कि कौन सा होता है? आपका सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर एक और न्यूक्लियस भी हमने पढ़ा था, कौन सा? उसको हम कहते हैं आपका पैरा वेंट्रिकुलर। यानी कि जो आपका एक से पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है उसको वो पड़ा होता है। यानी कि आपके पास सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है और आपका पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है। अब ये जो आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर जो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस पड़ा होता है ना, ये क्या करता है, ये आपकी एडीएच बनाता है। यानी कि जो आपका एंटी डायूरिटिक हार्मोन होता है, यानी कि जिसने आपकी बॉडी के अंदर यूरिन की प्रोडक्शन को कम करना होता है। ठीक है, यानी कि जिसने आपकी किडनी के ऊपर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये किडनी से आपका जितना भी वाटर होता है ना उसकी रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। तो आपका क्या करता है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है ये एडीएच बनाता है, प्लस आपका जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है वो बनाता है। अब ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ये 90% आपका एडीएच बनाता है। ठीक है, 90% जो होता है ये आपका एडीएच बनाता है, और तकरीबन जो 10% होता है वो आपका ऑक्सीटोसिन बनाता है। ठीक है, अब ये जो आपका पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस होता है ना, ये आपका तकरीबन 90% ऑक्सीटोसिन बनाता है। कितना? आपका 90% ऑक्सीटोसिन बनाता है, और तकरीबन आपका 10% आपका एडीएच बनाता है। कितना? 10% जो होता है वो एडीएच बनाता है। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि यार जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमने पढ़ा था कि जो एंटीरियर लोब होता है वो बहुत सारे हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहा होता है। लेकिन आपने सिंपली याद रखना है कि यार जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन को ही अपने अंदर स्टोर करता है, सिंथेसिस नहीं करता। सिर्फ दो ही हार्मोन को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, यानी कि आपने कहना कि आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से सिर्फ दो ही हार्मोन आते हैं। कौन से? एडीएच और आपके ऑक्सीटोसिन। कौन सा? एडीएच और ऑक्सीटोसिन आता है। सिर्फ ये दो हार्मोन आपके पोस्टीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। लेकिन ये जो आपके एडीएच होते हैं और जो आपकी ऑक्सीटोसिन होते हैं ना, ये आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वहां पे बनते हैं। वहां पे क्या बनते हैं? वहां पे सिंथेसिस होते हैं। यानी कि एडीएच और जो ऑक्सीटोसिन होते हैं इनकी जो सिंथेसिस होती है वो आपके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस परसेंटेज के लिहाज से, वो आपके हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं।
जब या वहां पे सेंथिसाइज हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो दोनों आपके एक तरह से हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये दोनों हार्मोन एक प्रोटीन की मदद से, जिसको हम कहते हैं आपका एक तरह से न्यूरोफाइजिन प्रोटीन, ठीक है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका न्यूरोफाइजिन प्रोटीन, ठीक है, यानी कि उसको हम कहते हैं आपके न्यूरोफाइजिन प्रोटीन। आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है कि न्यूरोफाइजिन प्रोटीन होता है, एक कैरियर प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन की मदद से ये कहाँ पे आ जाते हैं, ये आपके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं। जब ये आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं तो फिर ये वहां पे स्टोर हो जाते हैं, फिर वो वहां पे क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और फिर वक्त आने पे ये आपका पोस्टीरियर लोब उनको सिक्रीट कर देता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम फॉल्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम फॉल्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो आपने कहना है कि यार जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये आपकी न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है। इससे मेनली दो हार्मोन्स आते हैं, कौन से, एडीएच होता है और आपका ऑक्सीटोसिन आता है, ठीक है। अब ये जो आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सिर्फ और सिर्फ दो हार्मोन को अपने अंदर स्टोर करता है, यानी कि कौन क्या करता है, ये वाला आपकी स्टोरेज करता है और फिर सक्रीट करता है, कौन सा, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है जो आपका एडीएच बनाता है, और फिर आप जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है जो आपका ऑक्सीटोसिन बनाता है। आपका जब हाइपोथैलेमस के अंदर इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर एडीएच और ऑक्सीटोसिन बन जाते हैं तो एक प्रोटीन की मदद से, जिसको हम कहते हैं न्यूरोफाइसिन प्रोटीन, जो एक कैरियर प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन की मदद से ये दोनों आपके हार्मोन जो होते हैं ये आपके पोस्टीरियर लोब के अंदर आ जाते हैं, और पोस्टीरियर लोब के अंदर ये आपके स्टोर हो जाते हैं, और वक्त आने पे ये आपके सिक्रीट हो जाते हैं। तो इसकी दो मतलब की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर करता है और सक्रीट करता है, सिंथेसिस नहीं करता है, तो इसको फॉल्स ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि आपका जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके सारे का सारा क्या सीन होता है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं और आगे इसको डिस्कस करते हैं कि आगे इसके अंदर जो वो मजीद सीन क्या होता है। अब मतलब कि आपकी बुक के ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी हैं, और ये सारी चीजें, ठीक है, वो आपको मतलब कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें हैं वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब इसके अलावा जो होता है ना आपका लाइक, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट उसने बताया हुआ है कि आपका क्या होता है कि हमारे पास एक आपका प्री प्रो हार्मोन होता है, ठीक है, यानी कि हमारे जो आपका वहां पे लिखा हुआ है कि आपका प्रो ओपियो मिलानोकोर्टिन, ठीक है, यानी कि एक उसने बताया हुआ है कि प्रो ओपियो मिलानोकोर्टिन होता है, इसका क्या सीन होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने याद रखना है कि क्या होता है कि हमारे पास एक प्री प्रो हार्मोन होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होता है, जो आपको पता है ना कि आपका जो जैसे कोई भी चीज बनती है तो वो प्री प्रो होती है, ठीक है, यानी कि हम इंसुलिन के बारे में देखेंगे, हमारे पास प्री प्रो हार्मोन होता है, ठीक है, यानी कि क्या होता है, हमारे पास एक हार्मोन होता है यानी कि एक प्री प्रो हार्मोन होता है। अब उस प्री प्रो हार्मोन को हम क्या कहते हैं, उस प्री प्रो हार्मोन को हम कहते हैं आपका प्रो ओपियो मिलेनोकोर्टिन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्यार से पीओएमसी भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक हार्मोन होता है, एक प्री प्रो हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं आपका प्रो ओपियो मिलेनोकोर्टिन, यानी कि जिसको हम प्यार से पीओएमसी भी कहते हैं। अब ये जो पीओएमसी होता है ना ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो मेनली, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आगे जाएंगे और जब हम पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जो होगा ये कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, तो आपको लाजमी आना चाहिए। तो ये आपका जो पीओएमसी होता है ना, ठीक है, ये आगे जाके तीन इंपॉर्टेंट जो है वो हार्मोन्स बनाता है। कौन कौन से बनाता है, आपने याद रखना है कि ये जो हार्मोन बनाता है, एक मतलब क्या होता है जिसको हम कहते हैं आपका एसीटीएच, ठीक है, यानी कि क्या बनाता है, एक बनाता है, इसको हम कहते हैं एसीटीएच बनाता है, ठीक है। अब एसीटीएच के अलावा आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो एसीटीएच के अलावा इसके साथ एक और हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं बीटा लिपो, आपका क्या बनता है, आपका एक तरह से बीटा लिपोट्रोपिन बनता है, यानी कि आपकी जो गाइटिन होती है, ये गाइटिन से मतलब कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक और हार्मोन बनता है इसके साथ जिसको हम कहते हैं बीटा लिपोट्रोपिन, बीटा लिपोट्रोपिन होता है, लिपोट्रोपिन, लिपोट्रोपिन होता है, ठीक है। तो आपका बीटा लिपोट्रोपिन होता है, यानी कि जो पीओएमसी होता है एक तो वो एसीटीएच बनाता है और साथ एक बीटा लिपोट्रोपिन बनाता है। अब इसके अलावा जो आपका पीओएमसी होता है ना, ठीक है, इससे मजीद आपके दो हार्मोन और बनते हैं, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं आपका एक तरह से जो होता है वो एमएसएच होता है, ठीक है, आपका मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं आपका बीटा इंडोरफिन, ठीक है, कौन सा होता है, आपका एक तरह से होता है जिसको हम कहते हैं बीटा इंडोरफिन होता है, ठीक है। यानी कि अभी तक आपने याद रखना है कि यार हमारे पास एक प्री प्रो हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रो ओपियो मिलेनोकोर्टिन, जिसको हम पीओएमसी भी कहते हैं। ये आपके मेनली जो होते हैं आपने कहना कि तीन हार्मोन बनाता है, कौन सा, आपने कहना एसीटीएच बनाता है, आपका एमएसएच बनाता है और बीटा इंडोरफिन बनाता है।
साथ आपने याद रख लेना है कि एसीटीएच के साथ एक और हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं बीटा लिपोट्रोपिन। अब ये जो आपका पीओएमसी होता है ना, इससे आपके एसीटीएच, आपके बीटा लिपोट्रोपिन, जो आपका एमएसएच और बीटा इंडोर्फिन कैसे बनते हैं। तो आपने कहना है कि यार ये जो आपका एक तरह से जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ठीक है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पीसी1, ठीक है, यानी कि उसको हम कहते हैं पीसी1। यानी कि पीसी1 का क्या मतलब होता है, आपका प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1। यानी कि ये जो आपका पीसी1 होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रो हार्मोन, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, प्रो हार्मोन कन्वर्टेज, यानी कि ये कन्वर्टेज, यानी कि ये कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्टेज 1 होता है। जो पीओएमसी होता है उसके ऊपर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके अंदर आपका जो एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पीसी1, प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1। वो क्या करता है, वो आपके पीओएमसी को आपके एसीटीएच और बीटा लिपोट्रोपिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस के अंदर आपका पीसी2 होता है, ठीक है। कौन सा आपका पीसी2 होता है, यानी कि प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2 होता है। वो क्या करता है, वो आपके पीओएमसी को एमएसएच और बीटा इंडोर्फिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपने याद रखना है कि आपका जो होता है वो प्री, उसने लिखा हुआ है कि जो आपका बीटा इंडोर्फिन होता है, एसीटीएच और एमएसएच जो होते हैं वो आपका पीओएमसी से आते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि जो आपका पीओएमसी होता है वो प्री प्रो हार्मोन होता है। इसके ऊपर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके अंदर जो पीसी1 एक्ट करता है और उसको एसीटीएच और बीटा लिपोट्रोपिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जबकि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पीसी2, प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2। वो क्या करता है, वो पीओएमसी को जो है वो कन्वर्ट कर देता है आपके एमएसएच और बीटा इंडोर्फिन के अंदर। लेकिन पीसी जो पीसी2 होता है ये आपका एसीटीएच नहीं बनाता, ठीक है, यानी कि ये एसीटीएच नहीं बनाता। तो आपको पता होना चाहिए। अब आई होप सो कि आपको मतलब ये एमएस, जो आपका एमएसएच होता है ना, इसकी भी आगे टाइप होती है, आपका अल्फा होता है, बीटा होता है, गैमा होता है। तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीओएमसी का क्या सीन होता है, क्योंकि आगे हम जाएंगे तो आगे इसकी जब वो बहुत सारी पैथोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको, ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी और लाजिम पता होना चाहिए कि पीओएमसी का क्या सीन होता है। आई होप सो कि आपको जो है वो इसका जो है प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब जो आपकी बुक होती है, इस बुक के ऊपर एक और चीज लिखी हुई है कि यानी कि वो कहता है कि यार जो आपके एफएसएच होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका एक तरह से एफएसएच होता है, जो आपका एलएच होता है और जो आपका एसीटीएच होता है, ठीक है, आपका एसीटीएच होता है और जो आपका टीसीएच होते हैं, ठीक है, ये जो सारे होते हैं ये आपके बेजोफिल्स होते हैं। यानी कि ये कौन से होते हैं, ये आपके एक तरह से बेजोफिल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बेजोफिल्स होते हैं। फिर जो आपके एक तरह से जो आपके प्रोलैक्टिन होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, आपका एक तरह से जो आपकी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग आपके लैक्टोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, वो और आपकी जो ग्रोथ हार्मोन होता है, यानी कि पीआरएल, और जो आपके तरह से ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये आपके एसिडोफिल होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो देख लेना है, आपके क्या होते हैं, आपके तरह से एसिडोफिल होते हैं। तो ये आई होप सो कि आपको जब यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि आपकी बुक के ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, आपको इनके बारे में जो क्लियर कट, जो है क्लियर कट कॉन्सेप्ट का पता चल गया होगा, इसके अंदर सारी क्या चीजें होती हैं। अब जो जितने भी मैंने आपको बातें बताई है ना, ये आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, और मैंने आपको जो इसको अच्छी तरह समझा दिया है। अब अगर हम इसकी एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आए, ठीक है, अगर हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आए और उसको इसको मजीद देखने की कोशिश करें कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मजीद कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, तो उसके में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो मैं एक तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपका क्या होता है कि जो आपका एक तरह से एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, ठीक है, वो आपके ओरल एक्टोडर्म से आ रहा होता है, ठीक है, और उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। फिर मैंने कहा कि जो पोस्टीरियर लोब होता है वो आपकी जो आते हैं वो न्यूरो एक्टोडर्म से आ रहा होता है, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब उसके पीछे भी लॉजिक है, तो उस लॉजिक को समझने के लिए हम एक तरह से इसकी अब डिस्कस करते हैं इसकी एम्ब्रियोलॉजी को, कि जो आपकी प्रॉपर इसकी एम्ब्रियोलॉजी होती है उसके अंदर जो वो मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो अब मतलब कि आपने लिखना है कि साथ साथ अगर आप इसके पॉइंट्स लिखें, जो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा ना, इसके अंदर क्या होता है कि आपने कहना है कि इनिशियली, ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली जो होता है जब आपका क्या होता है कि जब आपका थर्ड वीक, ठीक है, यानी कि जो आपका, आपने कहना है कि जो थर्ड वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है, यानी कि आपकी जो थर्ड वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है, या आप लिख लो कि थर्ड वीक जो होती है आपकी गेस्टेशन की, यानी कि जो प्रेगनेंसी का जो तीसरा हफ्ता होता है, ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि जो प्रेगनेंसी का या गेस्टेशन का या इंट्रा यूट्राइन लाइफ का जो तीसरा हफ्ता होता है ना, जो थर्ड वीक होता है, इस थर्ड वीक के अंदर क्या होता है
इस थर्ड वीक के अंदर होता है कि जो आपकी जो एक्टोडर्म होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी ओरल एक्टोडर्म होते हैं, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो आपके ओरल एक्टोडर्म होते हैं, यानी कि जो आपकी ओरल एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, यानी कि जिस तरह हमने कहा था कि आपकी जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है या एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो आपके ओरल एक्टोडर्म से बनता है ना, ओरल एक्टोडर्म से। तो आपकी थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन में जो आपके ओरल एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं ना, वो स्टार्ट टू ग्रो अपवर्ड, यानी कि वो क्या करते हैं, अभी मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। टू स्टार्ट टू ग्रो अपवर्ड, यानी कि वो क्या करते हैं, ग्रो अपवर्ड, यानी कि वो ऊपर की तरफ एक तरह से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड रीच टू द लेवल ऑफ, ठीक है, यानी कि एंड रीच टू द लेवल ऑफ, ठीक है, यानी कि वो कहां पर पहुंच जाते हैं, रीच टू द लेवल ऑफ स्फीनोइड बोन, ठीक है, यानी कि जो आपके स्फीनोइड बोन होती है, ठीक है, उस तक पहुंच जाते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो स्फीनोइड बोन के अंदर जो डिप्रेशन होती है, जिसको हम कहते हैं आपका सीला टर्सी का, उसके अंदर बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो आपकी थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन होती है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी ओरल एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो ओरल एक्टोडर्मल सेल्स वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। अब वो ऊपर, यानी कि इसका क्या सीन होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, और जब वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं आपके ब्रेन के लेवल पे, यानी कि आपकी स्कल के लेवल पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे जो आपकी स्फीनोइड बोन होती है, वहां पे जब वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो ग्रुप टुगेदर, यानी कि ये जितने भी आपके ओरल एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, ये अपना क्या बना लेते हैं, ये अपने ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एंड फॉर्म ए पाउच, ठीक है, यानी कि क्या बना लेते हैं, एक पाउच बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आपकी रथ के पहुंच, क्या होती है, आपके तरह से रथ के पहुंच होती है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर मैंने कहा था कि इस रथ के पहुंच की क्या होती है, एक आपकी तरह से एंटीरियर आपका क्या होता है, एक इसका एंटीरियर पोर्शन होता है, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन होता है, और एक इसका क्या होता है, पोस्टीरियर पोर्शन होता है। एंटीरियर पोर्शन से आपका एंटीरियर लोब बनता है, और पोस्टीरियर पोर्शन से आपका क्या बनता है, आपका एक तरह से जो आपका मतलब कि पार्स इंटरमीडिया होता है वो बनता है। अब देखो, जो आपकी यहाँ पे आपने लाजमी नोट करना है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, और जो आपकी इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो आपकी ओरल एक्टोडर्म से बनती है। किससे बनती है, आपकी ओरल एक्टोडर्म से। अब क्या होता है कि जो आपकी ओरल एक्टोडर्म होती है ना, ये आपकी जो नेजोफेरेंक्स होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी नेजोफेरेंक्स होती है, ये आपने याद रखना है कि जो आपकी नेजोफेरेंक्स होती है, यानी कि जो आपका माउथ होता है वहां पे बनती है, ठीक है, यानी कि जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपकी ओरल एक्टोडर्म से बनता है। अब ये जो ओरल एक्टोडर्म होती है ना, ये ओरल एक्टोडर्म आपके माउथ के अंदर जो आपकी नेजोफेरेंक्स होती है, उस नेजोफेरेंक्स के अंदर ये आपकी ओरल एक्टोडर्म होती है, ठीक है। अब ये जो आपकी नेजोफेरेंक्स के अंदर जो ओरल एक्टोडर्म होती है, इसके जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपकी माउथ है, यानी कि इसके अंदर क्या है, ये आपके एक तरह से नेजोफेरेंक्स है, इसके अंदर क्या है, नेजोफेरेंक्स है। अब आपका जो एक तरह से स्कल है, स्कल तो ऊपर की तरफ है ना, स्कल ऊपर है, यानी कि जो आपकी स्फीनोइड बोन है वो ऊपर की तरफ है। अब ये जो आपका माउथ है और जो आपकी नेजोफेरेंक्स है, इसके अंदर जो एक तरह से एक्टोडर्मल सेल्स होंगे, ये एक्टोडर्मल सेल्स अब ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, और आपकी कहाँ पहुंच जाएंगे, आपकी स्फीनोइड जो बोन होती है उसके उस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब उस तक पहुंच जाएंगे तो वहां पे वो इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि स्फीनोइड जो स्फीनोइड बोन होती है वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। जब वो एक ग्रुप बना लेंगे, जैसा मैं डायग्राम ड्रा करूंगा फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी, अभी आप थ्योरी समझें कि वो क्या करेंगे, स्फीनोइड बोन के अंदर एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप जब बनाएंगे तो एक पाउच बन जाएगा, उस पाउच को हम कहते हैं रथ के पाउच। अब ये जो रथ के पाउच होता है ना, जो आपकी ओरल एक्टोडर्मल सेल्स की नीचे से नेजोफेरेंक्स से आपकी स्फीनोइड बोन तक माइग्रेशन की वजह से बना है, इसका एक एंटीरियर पोर्शन होता है और पोस्टीरियर पोर्शन होता है। अब इससे क्या क्या चीजें बनती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपने कहना है जो ओरल एक्टोडर्मल सेल्स होती है ना, ये आपकी नेजोफेरेंक्स के अंदर होती है, ये आपकी माउथ के अंदर होती है। तो इसका मतलब जो आपकी एंटीरियर लोब और जो आपका पार्स इंटरमीडिएट होता है, या इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो आपकी माउथ से बनती है, यानी कि वो नीचे से ऊपर जाती है, आपकी नेजोफेरेंक्स से बनती है, ठीक है। तो इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो आपकी इसके मतलब ये आपने सिर्फ याद रखना है कि आपकी जो रथ के पाउच होते हैं या एंटीरियर या एक तरह इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कैसे बनती है। अब इसके अलावा क्या होता है कि जो थर्ड वीक मजीद क्या होता है कि जो आपकी एक तरह से जो मतलब कि आपकी क्या होती है कि जो न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर क्या होता है। फिर क्या होता है कि जो दूसरे स्टेप में ये होता है कि जो आपके न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, न्यूरो एक्टो
एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, यानी कि जो न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, यानी कि जो न्यूरो एक्टोडर्म होती थी वहां से क्या बनते थे, वहां से पोस्टीरियर लोब बनती थी। अब ये जो न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं ना, ये ग्रो डाउनवर्ड, यानी कि ये ग्रो करते हैं नीचे की तरफ। आपने कहना कि इट ग्रो डाउनवर्ड एंड रीच टू द लेवल ऑफ द स्फिनोइड बोन, ठीक है, एंड रीच टू द लेवल ऑफ द स्फिनोइड बोन, यानी कि अब ये जो आपकी रीच टू लेवल ऑफ स्फिनोइड बोन, यानी कि जो आपकी स्फिनोइड बोन होती है उसके लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जब उसके लेवल पे पहुंच जाते हैं और फिर ये क्या बनाते हैं, एंड डिवेल्प इनटू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड डिवेल्प इनटू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर लोब होती है उससे उसके अंदर एक तरह से ग्रो हो, मतलब कि डिवेल्प हो जाते हैं। देखो मतलब कि जो आपका न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं ना, ठीक है, ये आपकी हाइपोथैलेमस से आते हैं, ठीक है, यानी कि कहाँ से आते हैं, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, स्पेशली जो आपके थर्ड वेंट्रिकल होते हैं, जो हमने पढ़ा था कि मतलब कि आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है, वहां से आते हैं। क्योंकि ये आपकी जो न्यूरो मतलब कि जो आपकी हाइपोथैलेमस सेल से जो आपके सेल आ रहे होते हैं वो आपकी ब्रेन से आ रहे होते हैं, ठीक है, आपके ब्रेन से आ रहे होते हैं, यानी कि आपके माउथ से नहीं आ रहे होते, इस वजह से हम इसको न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स कहते हैं। अब ये जो आपके ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वहां से जो सेल आते हैं, ठीक है, उसको न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स कहते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस के नीचे है ना आपका जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो क्या करते हैं, वो अब जो है वो ऊपर से नीचे जो है वो ग्रो करेंगे। और जैसे ही वो आपके स्फिनोइड की लेवल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, जैसे वो स्फिनोइड जो बोन होती है उसके लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो उससे आपका क्या बनेगा, उससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बनेगा, सॉरी जो पोस्टीरियर लोब वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बनता है। तो आपने ये थ्योरी लिख लेनी है और इससे मतलब कि जब आप समझोगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले मैंने आपको ड्रा करके दिखाया था कि इसमें क्या होता है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी एक स्फिनोइड बोन है। अब इस स्फिनोइड बोन के अंदर क्या होता है, एक डिप्रेशन होती है, ठीक है। अब जो आपका नीचे क्या होता है कि नीचे आपका माउथ होता है, यानी कि नीचे आपका नेजोफेरेंक्स होती है, आपकी माउथ होता है। इससे क्या होता है कि इससे नीचे आपकी ग्रो करते हैं जो आपकी एक तरह से ओरल एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, वो नीचे से आपकी ग्रो करके ऊपर जाते हैं। जैसे वो नीचे से ग्रो करके ऊपर जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो आपके एक तरह से एंटीरियर लोब बनाते हैं और जो आपकी इंटरमीडिएट लोब होती है वो बनाते हैं। फिर क्या होता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, यानी कि जो आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस से क्या होता है कि जो आपके न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, वो न्यूरो एक्टोडर्मल सेल जो होते हैं वो माइग्रेट करके नीचे आते हैं, इस तरह माइग्रेट करके नीचे आते हैं और जो पोस्टीरियर लोब वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बनाते हैं। क्योंकि जो आपके हाइपोथैलेमस से जो सेल आ रहे होते हैं वो न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके ब्रेन से आ रहे होते हैं। तो इस वजह से आपने कह रहे न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स वो ऊपर से नीचे ग्रो करते हैं, स्फिनोइड बोन के ऊपर, स्फिनोइड जो बोन होती है उसके लेवल पे पहुंचते हैं और पोस्टीरियर लोब बनाते हैं। जबकि जो ओरल एक्टोडर्म होते हैं, जो आपकी ओरल कैविटी से, यानी कि ओरल जो आपकी कैविटी होती है, ठीक है, और ओरल कैविटी का माउथ भी कहते हैं, तो जो ओरल एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं वो आपकी माउथ से जो है वो माइग्रेट करके ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और जो आपकी इंटरमीडिएट लोब और जो आपके इंटीरियर लोब वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने थ्योरी लिख लेनी है और ये आई होप सो कि आपको समझ भी आ चुकी होगी इस थ्योरी की। अब आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपकी न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स और जो ओरल एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं इसका प्रॉपर क्या सीन होता है, ये कैसे मतलब कोई नीचे से ऊपर ग्रो करता है और कोई ऊपर से नीचे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आई होप सो कि आपको जो वो यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कंप्लीट कि आपका इसकी प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और इसके मतलब कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब इसको मतलब कि अब हम आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनोमलीज हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो होता है, अगर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरह नहीं बनता, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी क्रिएट हो सकती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो एनोमलीज क्रिएट हो सकती हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होगा, यानी कि आपने अक्सर देखा देखा भी होगा, हमारे पास एक सिंड्रोम होता है, ठीक है, एक सिंड्रोम होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसको हम कहते हैं आपका शिहान सिंड्रोम। इस बात को आपने लाजमी समझना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास होता है एक शिहान सिंड्रोम। अब शिहान सिंड्रोम क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि शिहान सिंड्रोम का क्या सीन होता है। देखो आपने मतलब कि अपनी लाइफ के अंदर जो है वो काफी बार सुना होगा कि यार उस जो लेडी थी ना, वो लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसकी एक तरह से कुछ कहते हैं उसकी जो है वो सिंपल वेजाइनल डिलीवरी होगी, यानी कि विद ऑपरेशन जो है उसकी डिलीवरी होगी। कुछ में ये होता है, कुछ कहते हैं कि यार उस जो आपकी फीमेल थी उसका छोटा ऑपरेशन हुआ है, कुछ कहते हैं कि यार उस जो फीमेल है उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। अब ये सारी चीजें क्या है, देखो आपने याद रखना है कि क्या होता है कि हमारे पास जो होती है वो कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, यानी कि
अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक फीमेल है ना, ठीक है, अगर एक फीमेल है, अगर उसकी सिंपल मतलब कि एक डिलीवरी हो जाती है, यानी कि विदाउट ऑपरेशन जो है उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं आपकी सिंपल वेजाइनल डिलीवरी। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं, जब हम इसको कहते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अक्सर आपने जो है वो मतलब कि गायनी के अंदर जो है वो कुछ रिपोर्टें आपके पास आती होंगी, ठीक है, अगर आपको कोई के ये पढ़ के दिखाओ तो उसके अंदर ये लिखा होता है कि आपका एसवीडी। तो अगर जब आप एसवीडी पढ़ते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यानी कि एक सिंपल वेजाइनल डिलीवरी है, यानी कि ये एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, यानी कि विदाउट किसी भी ऑपरेशन जो बच्चे की डिलीवरी जो है वो हो चुकी है। अब इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा मतलब कि एक आपने सुना होगा कि आपका जो है वो कहते हैं कि यार उसका छोटा ऑपरेशन हुआ है, और छोटा ऑपरेशन होने के बाद उस बच्चे की पैदाइश हुई है, तो उस छोटे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, उस छोटे ऑपरेशन कहते हैं एपिजियोटमी। क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एपिजियोटमी कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी एपिजियोटमी कहते हैं, यानी कि जो छोटा ऑपरेशन होता है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपिजियोटमी कहते हैं। फिर आपने सुना होगा कि यार वो कहते हैं कि यार उसका जो फीमेल थी ना, उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और बड़े ऑपरेशन के बाद जो है वो उस बच्चे की पैदाइश हुई है। तो आपने कहना जो बड़ा ऑपरेशन होता है ना, उसको हम कहते हैं सी सेक्शन। क्या कहते हैं, आपके यहाँ से सी सेक्शन कहते हैं। अब ये जो तीन टर्म्स है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, एपिजियोटमी जो है वो सी सेक्शन में क्या होता है, ठीक है। यानी कि कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, छोटा ऑपरेशन हो गया है, बड़ा ऑपरेशन हो गया है, इन सब मतलब जो इनकी जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम इनको ओब्स गायनी में डिटेल से पढ़ेंगे अगर मतलब कि टाइम मिला तो आपको पढ़ाने का। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपकी सिंपल वेजाइनल डिलीवरी होती है ना, जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, इसके अंदर जो आपका एक तरह से जो ब्लड लॉस होता है ना, ठीक है, यानी कि जब सिंपल वेजाइनल डिलीवरी होती है तो आपको पता है कि वहां पे ब्लड की मतलब की ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है। तो आपने याद रखना कि तकरीबन लेस देन 500 ml, यानी कि जो आपका हाफ लीटर जो ब्लड होता है ना, ठीक है, आपका जो हाफ लीटर ब्लड होता है, अगर वो लॉस हो जाए तो आपके हाफ लीटर ब्लड तक वो नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि सिंपल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर आपका तकरीबन जो 500 लीटर ml या 500 लीटर से कम जो ब्लड होता है, या हाफ लीटर जो ब्लड होता है, अगर वो लॉस हो जाए तो वो नॉर्मल है। यानी कि मतलब कि नॉर्मल जो ब्लड लॉस हो जाता है आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर, वो 500 लीटर तक है, ठीक है। लेकिन जो आपकी सी सेक्शन होती है, ठीक है, जो आपके तरह से बड़ा ऑपरेशन होता है ना, इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो तकरीबन अगर जो है वो 1000 तक लॉस हो जाए, या 1 लीटर तक लॉस हो जाए ना, वो मतलब कि आपका नॉर्मल है। वो क्या है, वो आपके तरह से नॉर्मल है। यानी कि सिंपल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर 500 ml तक लॉस हो जाए तो ठीक है। अगर सी सेक्शन बड़ा ऑपरेशन हो रहा है तो आपका एक तरह से 1000 ml या 1 लीटर ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये नॉर्मल है तकरीबन, इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम उसको एक तरह से जल्दी से जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करके उसको कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपका क्या होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल सिंपल वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है, तो सिंपल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर अगर आपका जो फीमेल के अंदर जो ब्लड लॉस है वो ग्रेटर देन आपका 500 ml लॉस हो जाए, यानी कि आपका हाफ लीटर से ज्यादा लॉस हो जाए, इन दोनों टर्म्स को आपने समझना है कि सिंपल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो 500 ml से ज्यादा हो जाए, या फिर उस बिचारी की बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, और उसमें जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग है वो ग्रेटर देन आपका 1000 ml या ग्रेटर देन 1 लीटर जो ब्लड है उसके अंदर लॉस हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीपीएच कहते हैं। यानी कि पोस्ट पार्टम हेमरेज में क्या होता है, देखो आपने पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्ट पार्टम का क्या मतलब होता है, पोस्ट पार्टम का मतलब ये होता है कि जब एक फीमेल की डिलीवरी होती है तो उसके अंदर हेमरेज होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। अब नॉर्मल ब्लीडिंग कितनी कितनी होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जब इसके अंदर क्या होती है कि जो ब्लीडिंग होती है, अगर सिंपल वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तो उसके अंदर 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, या आपका बड़ा ऑपरेशन सी सेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर 1 लीटर से ब्लड ज्यादा लॉस हो जाए, तो फिर जो है वो डेंजरस सिचुएशन है, फिर जो है वो खतरे की घंटी है। कैसे, इसमें ये होता है कि जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ना, ठीक है, जब मतलब कि इस फीमेल के अंदर जो है वो काफी ब्लीडिंग हो जाती है, तो जब इसके अंदर काफी ब्लीडिंग हो जाती है तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, ठीक है, यानी कि अब जब बहुत ज्यादा उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, उसका जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। जब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो आपका क्या होता है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हाइपो परफ्यूजन हो जाती है, यानी कि उसकी क्या हो जाती है, उसको एक तरह से हाइपो परफ्यूजन, हाइपो परफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि यानी कि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी
तो आप मुझे ये बताएं, क्या वो नॉर्मल फंक्शन करेगा? अब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जितने भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं, जितने भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, वो कम हो जाएंगे, उनकी सक्रीशन कम हो जाएगी। अब मैंने कहा था कि यार जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन बनाता है, और उस हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन। ठीक है, यानी कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। अब ये जो प्रोलैक्टिन होता है ये क्या करती है? ये एक फीमेल के अंदर, जो एक प्रेग्नेंट फीमेल होती है, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसमें एक मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है? मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। जब प्रोलैक्टिन आपकी मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है तो फीमेल जो होती है वो इजिली अपने बच्चे को फीड करवा लेती है। ठीक है, इजिली अपने बच्चे को क्या करवाती है? मतलब कि जब वो मिल्क जो है उसको पिला देती है, उसको फीड करवा देती है। लेकिन अब क्या होता है कि अब जो है वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिली, जब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिली, उसकी हाइपोपरफ्यूजन होगी। जब उसकी हाइपोपरफ्यूजन होगी तो अब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन कम होगी। अब उसमें से एक हार्मोन को हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं, ये जब फीमेल की डिलीवरी हो जाती है तो उसके फौरन बाद उसके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। फिर वो इजिली आपको फीड करवा लेती है बच्चे को। लेकिन अब तो प्रोलैक्टिन ही नहीं बनेगा। जब उसके अंदर प्रोलैक्टिन ही नहीं बनेगा तो उसके जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगी। जब उसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो वो अपने बच्चे को एक तरह से फीड ही नहीं करवा सकेगी। तो जब भी आपके पास एक फीमेल आए, उसमें चाहे सिंपल वेजाइनल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, और उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, और जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो उसके बाद वो ये कंप्लेन करे कि डॉक्टर साहब, मेरे ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन नहीं हो रही, और मैं अपने बच्चे को क्या कर मतलब कि मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकती, जो मिल्क जो है वो नहीं पिला सकती। तो आपने कहना कि आपके अंदर शिहान सिंड्रोम हो चुका है। शियान सिंड्रोम में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, पोस्टमार्टम हेमरेज बहुत ज्यादा हो जाता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, और उसके अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो नहीं बनते। एक को हमने डिस्कस किया प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन जब कम होता है तो अपने बच्चे को जो है वो फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि इसमें मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, अजानें हो रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हमने कहा कि इस जो श्यान सिंड्रोम होता है इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके अलावा हमने कहा था कि यार जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से आपकी जो है वो T3 और T4 यानी कि जो आपका थायराइड हार्मोन होते हैं वो भी बनते हैं। ये जो नॉर्मली आपके T3 और T4 होते हैं ना, ये आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं। लेकिन जब ये भी नहीं बनेंगे, ठीक है, आपके T3 और T4 नहीं बनेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? इस फीमेल को हाइपोथर्मिया हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो आपका टेम्परेचर होगा ना, वो टेम्परेचर कम होगा। तो ये साथ कहेगी कि मुझे कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही है, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। यानी कि ये कहेगी कि एक तो मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, दूसरा ये कहेगी कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। तो आपने कहना है कि आपको जो है वो शिहान सिंड्रोम हो चुका है। तो फिर आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करवाना है? आपने इसको जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना है। ठीक है, आपने जो है उसको बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो लगवाना है। एक बात, दूसरा आपने क्या करना है? इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि HRT आपने करवाना है। यानी कि आपने बाहर से उसको हार्मोन देने हैं, प्रोलैक्टिन देना है, T3 और T4 वगैरह देने हैं। तो ये इसका प्रॉपर जो है वो मतलब किसका ट्रीटमेंट होता है। आई होप सो कि आपको शियान सिंड्रोम की समझ आ चुकी होगी, और मतलब कि आपकी एपिफिजियोटमी, SVD और सी सेक्शन में प्रॉपर क्या सीन होता है। अब ये था आपका एक तरह से शियान सिंड्रोम। अब इसके अलावा और जो आपका मतलब कि आपकी तरफ से एनोमली आती है, वो कौन सी होती है? उस एनोमली को हम कहते हैं आपकी एम्प्टी सीला सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि जो दूसरी एनोमली होती है उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से एम्प्टी सीला सिंड्रोम। कि आपका एम्प्टी सीला सिंड्रोम क्या होता है? देखो, एम्प्टी सीला सिंड्रोम में आपने याद रखना है कि जिस तरह हमने कहा था कि जो आपका सीला टर्सिका होता है, ठीक है, यानी कि जो हमने कहा था कि यार जो आपका एकदम सीला टर्सिका होता है, उस सीला टर्सिका के अंदर क्या होता है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। क्या होता है कि आपका जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। अब एम्प्टी सिला, एम्प्टी यानी कि मतलब कि बिल्कुल खाली है, यानी कि जो आपका सीला टर्सिका है वो एम्प्टी है, वो खाली है। यानी कि अब जो आपका सीला टर्सिका है वो खाली है, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल जो है वो मतलब कि गायब होगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड बनेगा ही नहीं। तो आपने कहना है कि अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इज नॉट फाउंड बाय द बर्थ, यानी कि आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे काजेज होते हैं कि इफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इज नॉट फाउंड बाय द बर्थ। ठीक है, यानी कि अगर वो बाय बर्थ थी, अगर वो पिट्यूटरी ग्लैंड ना बने आपके किसके अंदर, इन द सीला टर्सिका, यानी कि सीला टर्सिका के अंदर वो ना बने,
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्प्टी सीला सिंड्रोम कहते हैं। इनके आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपके जो है वो सीला टर्सिका के अंदर नहीं बनता, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सीला सिंड्रोम। अब इसकी बहुत सारी काजेज हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब कि एक तरह से ओबीज पेशेंट है, ठीक है, अगर बाय बर्थ है कि कोई भी अगर एक बहुत ज्यादा ओबीज जो है वो फीमेल है, तो जो मोटी ओबीज फीमेल होती है उसके अंदर भी हो सकता है। या मतलब कि कोई भी आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी कि जब आपका इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है, जो हमने पढ़ा था कि जब आपका सीएसएफ ज्यादा हो जाता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वो आपके जो है वो आपके स्फीनोइड बॉन्ड की जो एम्प्टी आपकी सीला टर्सिका होता है उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करे और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरह ना बने, तो उसको हम कहते हैं आपका एम्प्टी सीला सिंड्रोम। तो इसके अंदर भी आपके सारे के साथ जो हार्मोन होते हैं वो नहीं बनते और ये सारी चीजें होती हैं। तो आपने कहना कि एम्प्टी सीला सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो सीला टर्सिका होता है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बनता। इसकी बहुत सारी काजिज हो सकती है, हो सकता है कि बाय बर्थ ही ना वो बना हो सकता है कि जो फीमेल है तो वो बहुत ज्यादा ओबीज हो, या हो सकता है कि आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो जिसने आपका स्फीनोइड बोन के ऊपर प्रेशर डाला है और उसने पिट्यूटरी ग्लैंड की सही तरह जो है वो एक तरह से ग्रोथ नहीं होने दी। तो ये सारा आता है और इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है कि आपने HRT करवाना होता है, यानी कि आपने हार्मोन रिप्लेसमेंट जो है वो थेरापी इसके अंदर करनी होती है। तो ये था आपका मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप मुझे जल्दी से बता दें कि आप सबको जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की समझ आ चुकी है, इसमें किसी का कोई मसला तो नहीं है ना?